न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं और शाम 5 बजे बाद बंगाल की, और सवाल ये कि क्या बंगाल बन चुका है बदलापुर। और ये सवाल इसलिए क्योंकि सरकार बनने के बाद भी बंगाल में सियासी तल्खियां कम होती दिखाई नहीं दे रही। एक दूसरे से बदला लेने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। हिंसा के दौर के बीच अब पश्चिम बंगाल के कांथी में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सौमेंदु अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। टीएमसी ने दोनों नेताओं पर नगरपालिका से राहत सामग्री चोरी करने का आरोप लगाया है। तो सवाल यही है कि क्या ममता शुभेंदु से नारदा स्टिंग में अपने 4 नेताओं की गिरफ्तारी और नंदीग्राम की हार का बदला ले रही हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे एक बड़े पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। कभी तूफान पर टकराव तो कभी अधिकारी पर आर पार। तनातनी बरकरार है, नजरें टेढ़ी हैं। एक तरफ ममता है तो दूसरी तरफ है केंद्र सरकार। इस कड़ी में अदावत का नया चैप्टर खुल गया है, जिसमें निशाने पर है बंगाल में बीजेपी के नए नवेले सेनापति शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सौमेंदु अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है चोरी का। मामला क्या है पहले ये समझ लीजिए। 1 जून को शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई पर चोरी का केस दर्ज किया गया है। दोनों पर राहत सामग्री चोरी करने का केस दर्ज किया गया है। पूर्वी मिदनापुर के कांठी थाने में केस दर्ज हुआ है। कांठी नगरपालिका प्रशासक मंडल के सदस्य रत्नदीप ने शिकायत दर्ज कराई है। शुभेंदु और उनके भाई पर तिरपाल का ट्रक लूटने का आरोप है। तिरपाल की लागत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि टीएमसी से बीजेपी नेता बने शुभेंदु अधिकारी और सौमेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राहत सामग्री की चोरी आपराधिक साजिश के तहत की गई है और इस चोरी को केंद्रीय सशस्त्र बलों की मदद से अंजाम दिया गया है। यानी शिकायत में न सिर्फ शुभेंदु अधिकारी बल्कि सुरक्षा बलों पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिसे बीजेपी ने बदले की कार्रवाई करार दिया है। षड्यंत्र हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाने का, और कल भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने बम का जखीरा मिला है। कुल मिलाकर ममता जी का डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं, वो विपक्ष को कुचलना चाहती है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से ही केंद्र और ममता के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। शुभेंदु पर हुई इस कार्रवाई को नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई द्वारा टीएमसी के 4 नेताओं की गिरफ्तारी के बदले के रूप में देखा जा रहा है। ये जो अमानवीय घटनाक्रम है, जो राजनीतिक संस्थाओं का राजनीतिकरण टीएमसी के द्वारा किया जा रहा है, पार्टी के द्वारा उसकी निंदा की गई। हम बंगाल के लोगों के जो उनके अधिकार हैं, नागरिक अधिकार है, मानवीय अधिकार है, उनके जीवन पे जिस प्रकार से टीएमसी प्रायोजित हिंसा का संकट है, उसके लिए निश्चित रूप से उनके साथ खड़े हैं। इसके अलावा नंदीग्राम में महासंग्राम शुभेंदु और ममता में शय और मात के खेल का कारण बना हुआ है। यास तूफान के बाद भी ममता और शुभेंदु में वार पलटवार का सिलसिला चला था। पीएम की समीक्षा बैठक में ममता और मुख्य सचिव के 30 मिनट की देरी से पहुंचने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर पीएम का अपमान करने का आरोप लगाया था, जबकि ममता ने तो मीटिंग में शुभेंदु की मौजूदगी पर ही सवाल उठा दिए थे। इतना ही नहीं, ममता ने जब इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी तो भी शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। कहना गलत ना होगा, बंगाल में चुनाव भले ही बीत गया हो, लेकिन सियासी बदलापुर का खेला अब तक जारी है। कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी और सियासत के लेवल पर भी। इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। कोलकाता में होस्टिंग क्रॉसिंग इलाके में बीजेपी दफ्तर के पास 51 देसी बम मिले। बताया जा रहा है कि ये सभी देसी बम एक बोरे में बंद थे। सवाल यही है कि क्या बंगाल बदलापुर बन गया है, और बंगाल में बदलापुर का ये खेल आखिर कब तक चलेगा। टीम न्यूज नेशन। आपने रिपोर्ट देखी। अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। विकास चंद्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। एनके सिंह सर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियंका टिब्रेवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता, और संजय सरकार टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत संजय जी मैं आपसे करता हूं। बड़ी नाइंसाफी है, आपके साथ थे तो नंबर 2, विरोधियों के साथ गए तो चोर मनाने पर तुले हैं। आपको कहीं लग रहा है ये ट्रिपल चोर नहीं किया? ट्रिपल वहां से चोरी करके और गाड़ी ट्रैक करके लेके भाग रहे हैं, ठीक है। दूसरा नंबर बात है, भारतीय जनता पार्टी एक तालिबान पार्टी है, उसको दफ्तर के अंदर में बोमा मिल रखते हैं, वो भी बोमा रखते हैं। तीसरे नंबर बात है, आपको मतलब मुंगेर में जो मतलब जो आर्म्स एमिनेशन का काम होता है, वहां जब्बलपुर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहां से जोक साजिश है। सबसे बड़ा तालिबान और आतंकी पार्टी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी है।
इसके अलावा दिलीप घोष क्या बोला मालूम है आपको? दिलीप घोष बोला सिंचाई इरिगेशन डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। तो 10 साल शुभेंदु और ये था कौन था, राजीव बनर्जी था। दोनों तो भाई भारतीय जनता पार्टी को नहीं। दोनों मिलकर चोरी किए हैं और वहां पर चोरी करने के बाद संजय जी मेरा सवाल ये था, नहीं मेरा सवाल ये था कि आपके साथ थे सरकार में तो नंबर 2 की हैसियत थी, ममता बनर्जी के बाद सारा दारोमदार उनके पास था, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए तो इसलिए ये बात आप लोगों को हजम नहीं हो रही और आप लोग चोर बनाने पर तुले हैं। आपको ये लगता है शुभेंदु अधिकारी को इस बात की जरूरत है कि वो 1 लाख का त्रिपाल चोरी करे जाकर? आपको लगता है कि उन्हें जरूरत है? नहीं, अच्छा ये तो म्युनिसिपैलिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड के अंदर में रहता है। क्यों वहां से ट्रिपल लेकर चोरी करके भाग रहे हैं? अरे तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? चिल्लर नंबर 2 हो संजय सरकार जी सुनिए, चुनावी नतीजे आने के बाद जब ममता बनर्जी ने शपथ नहीं लिया था तब आपकी पार्टी के बड़े नेता और प्रवक्ता दम ठोक कर कह रहे थे एक बार शपथ ले लेने दीजिए, ममता बनर्जी को सत्ता संभाल लेने दीजिए, उसके बाद एक भी घटना नहीं घटेगी। क्या उसके बाद हिंसा रुक गई पश्चिम बंगाल में? रुक गई? मुझे इसका जवाब दीजिए। क्या उसके बाद घटनाएं रुक गई पश्चिम बंगाल में? अच्छा वो सीधे कहिए ना कि बदला ले रहे हैं साहब, कार्यालय में मिला, शुभेंदु अधिकारी से बदला लेना है इसलिए उन्हें मामलों में फंसाना है। बोम कहां मिला है? भारतीय जनता पार्टी को कार्यालय में मिला। उसका मतलब बोमा वहां पर मौजूद रखे थे। और 5 जून का पेपर है, ये 5 जून का बंगाल वर्तमान पेपर है, इसमें लिखा है मुंगेर से जो आर्म्स एमिनेशन का काम होता है, जो वहां पर AK-47 और SLR। अरे संजय जी पहले बताइए पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? संजय जी पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? नहीं पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? मैं 10 बार पूछूंगा, मैं 1000 बार पूछूंगा, पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? संजय जी पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? आप बोलने का मौका नहीं देंगे। अरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप इधर उधर की बात मत करिए, सवाल का जवाब दीजिए सीधे। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? आप मेरा आवाज बंद कर देंगे? ये पेपर में लिखा है मुंगेर में आर्म्स एमिनेशन के साथ में। अरे ठीक है, आपके पेपर की दलील मैंने मान ली। आप सुनिए जब्बलपुर से ये प्यार AK-47 और SLR को ये राजीव कुमार सिंह, उन्होंने चन्नू सिंह है, चन्नू सिंह, उसने इसको करता है। तो AK-47 का कहां से रहता है? वो आप सुनेंगे संजय जी, दूसरे मेहमानों के पास जाना है। अरे संजय जी सुनिए, पार्टी की चुनावी रैली नहीं है कि मैं आपको ऑन करके छोड़ दूं और आप चुनावी भाषण देते रहें। डिबेट में ऐसा होता है कि सवाल सुनकर सवाल का जवाब दिया जाता है और बीच में जहां क्रॉस क्वेश्चन होता है उसको भी सुना जाता है। भाषण देने की जगह मत बनाइए। नहीं संजय सरकार, भाषण देने की जगह चैनल को मत बनाइए। अब मेरा सवाल यह है, आपने एक पेपर अरे संजय सरकार सुनिए, नहीं मैं सबको टोकता हूं, किसी को एक तरफा बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी। आपने जो पेपर दिखाया उस पेपर में घटना का जिक्र किया, पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी है? कुछ अनैतिक होता है, कुछ ऐसा होता है जो कानून व्यवस्था के खिलाफ है, उसे कौन रोकेगा? बिल्कुल हम कानूनी व्यवस्था रोकेंगे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अगर जब्बलपुर फैक्ट्री से लेके पास अमेनिशन लेके और AK-47 और SLR बनाएंगे और मुंगेर होके कलकत्ता घुसाएंगे और बम बनाएंगे और वो भी अपना कार्यक्रम मतलब जो दफ्तर में, भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में, तो उसको रुकने का जिम्मेवारी तो अपना है ही है। लेकिन ये जिस तरह से तालिबानी शासन आतंक मचाने के लिए हिंदुस्तान अरे छोड़िए, नहीं संजय सरकार जी, आप लोग अपनी जिम्मेदारी से भागे। ठीक है, प्रियंका टिब्रेवाल को आने दीजिए, एक मिनट नहीं, अकेले आप नहीं बोलेंगे संजय सरकार, अकेले आप नहीं बोलेंगे, मैं कह रहा हूं ना, प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, दूसरों को मौका दीजिए। आपने तमाम आरोप लगा दीजिए, अब जवाब ले लीजिए बीजेपी से। प्रियंका जी देखिए, रक्त रंजित राजनीति यही चरित्र रहा है पश्चिम बंगाल में टीएमसी का, सीपीएम का सदना, और इस पूरी घटना को और ये सब कुछ को पूरे भारतवर्ष ने देखा है। देखिए इतना अहंकार इनका कि चुनाव जीतने के बाद ये जो इस तरह के षड्यंत्र अब रच रहे हैं, हम तो जानते हैं क्योंकि शर्मिंदगी ऐसी है कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी है वो खुद हारी हुई है, लेकिन उसके बावजूद उनको अपना फोटो छपवाना है, प्रधानमंत्री से अपना मुकाबला करना है। अरे कम से कम चुनाव जीत लिया होता तो वो भी रहता फोटो छपा। ये बदतमीजी, ये देखिए मैं इस तरह की बदतमीजी टॉलरेट नहीं करती हूँ, क्योंकि इन लोगों को जरा सी भी तमीज नहीं है डिबेट करने की। इनका दोष नहीं है भाई, टीएमसी में जितने हैं ऊपर से नीचे तक अनपढ़ हैं, वो हमें पता है। देखिए यहाँ बैठने से थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करके आया करिए। ये कौन इंसान बीच में बदतमीजी कर रहे हैं, इनको चुप कराइए। देखिए तो यही मैं कह रही हूँ कि इनका चरित्र देखिए, ये राजनीति में भी
ऑपोजिशन को मारना चाहते हैं, टीवी में लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं, लेकिन देखिए सांच को आंच नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन इनको पूछना चाहती हूँ। अब इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि यहाँ पर सरकार किसकी है, पुलिस किसकी है, और मिलिट्री को क्यों बताना पड़ा? प्रियंका जी एक मिनट, प्रियंका जी एक मिनट, संजय सरकार एक मिनट, दोनों लोग शांत होइए, दोनों लोग शांत होइए, एक मिनट, प्रियंका जी एक मिनट, प्रियंका जी एक मिनट, संजय सरकार एक मिनट, शांत होइए। जब आप बोल रहे थे तब प्रियंका जी शांत होकर आपको सुन रही थी ना। संजय सरकार शांत होइए पहले, संजय सरकार शांत हो जाइए। संजय जी शांत होइए पहले, एक मिनट। नहीं, चैनल पर डिबेट ऐसे नहीं होती कि सिर्फ आप बोलेंगे। आप जब बोल रहे थे तो प्रियंका जी ने आपको सुना था, अब जब वो बोल रही है तो आपको सुनना बनता है। अगर आप सिर्फ अकेले बोलना चाहेंगे तो ये इजाजत नहीं दी जाएगी। एक मिनट सुनिए, ये बंगाल को लूट के खा के राजस्थान से बंगाल को, अरे बंगाल में सरकार आपकी चल रही है, वो लोग लूट रहे हैं। इनके दावे कुछ तार्किक बातें किया करिए संजय सरकार। ठीक है, आप दोनों लोग शांत रहिए। संजय सरकार शांत होइए, दूसरे मेहमान के पास जाने दीजिए। एक मिनट, ये तमीज से समझने वाले इंसान नहीं है, इनकी वॉल्यूम बंद कर दीजिए। नहीं अब आप प्रियंका जी आप मत सिखाइए, वरना कहेंगे आपके कहने की वजह से आवाज बंद करवाई जा रही है। मैं इनके शीर्षक के पास जाता हूँ। एक मिनट प्रियंका जी, बर्दाश्त नहीं हो रही कि मुख्यमंत्री हारी है, बर्दाश्त नहीं हो। ठीक है एनके सिंह सर, आपने सुना संजय सरकार को। सरकार उनकी है, कुछ कानून के खिलाफ होता है, रोकने की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन क्या इसकी आड़ में आपको लगता है कि बदलापुर की स्थिति है? नहीं, बहुत खतरनाक हो रही है और पूरी दुनिया में इसका एक इतना बड़ा खौफ हो गया है जो सिचुएशन बन रही है। और क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक बेसिक सिद्धांत होता है, आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन। आपने उनसे पूछा कि भाई ये क्यों बम आ रहे हैं, क्यों हिंसा हो रही है, तो उनका जवाब था सर AK-47 कौन लाया। ये कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। अगर AK-47 आ रहा है मुंगेर से, तो ये भी तो आप ही को पुलिस को रोकना था, आप उसमें फेल रहे। आपके यहां बम आ रहे हैं, बीजेपी के ऑफिस के सामने बम और बीजेपी के लोगों को मारा जा रहा है। और अगर ये इस तरह चलता रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये रुकेगा नहीं। आप बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी पे चोरी का मुकदमा कीजिए, ये पॉलिटिकल वेंडेटा हो सकता है, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं क्रिएट करेगा। नहीं, लेकिन पॉलिटिकल वेंडेटा में भी जिस तरीके से मुकदमे किए जा रहे हैं, रखता है, शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ जब थे सत्ता में तो नंबर 2 की हैसियत थी। अब सामने गए बीजेपी के पास तो उन्हें चोर बनाने के लिए मुकदमा दर्ज हुआ। आपको लगता है कि ये स्थिति ठीक है या फिर सिर्फ बदला लेने के लिए मुकदमों का जाल? नहीं, तब तो फिर काउंटर क्वेश्चन भी वो करेंगे ना, तब करेंगे कि भाई वो 4 ही आदमी क्यों, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं मिला परमिशन। तो वो एक अलग डोमेन है जिसमें कि लीगलिटी आ जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आ जाएगी। लेकिन जो हिंसा इस समय हो रही है, ममता बनर्जी का जो सम्मान था वो पूरे कंट्री में लूज कर रही है। मुझे लगता है इसको जल्दी से रोके, क्योंकि अगर कंट्री में ये लूज हुआ तो एक फिटेस्ट ग्राउंड होगा प्रेसिडेंट रूल के लिए। और हमें लगता है कि अगर ये नहीं रुकता है तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट रूल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत लगाना पड़ेगा। आज गवर्नर का जो स्टेटमेंट आया है उसमें क्लियर कट इंडिकेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम नहीं कर पा रही है वहां पे। और मुझे लगता है कि अगर 2-4 महीने के लिए ये लग जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कम से कम शांति तो बनेगी। इसलिए ममता बनर्जी सतर्क रहे और ये संजय इतना चीख के ना बोले। इस समय कम से कम ये देखें कि भाई गलती है तो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। आप शुभेंदु अधिकारी को चोरी में ले जाइए और बीजेपी सीबीआई के लोगों को छोड़ दें। अक्सर ये हो सकता है, ये लड़ाइयां बढ़ते रहिए, लेकिन वहां पे लोगों की जान ना जाए। और पार्टी का मंच समझकर उन्हें लगता है कि चुनावी मंच है और रैली में सिर्फ हम ही बोलेंगे। प्रॉब्लम तो ये भी है। क्यों भारतीय जनता पार्टी जब बोलता है तब आप क्या करते हैं? भारतीय जनता पार्टी जब बोलते है तो क्या करते हैं? ये ममता बनर्जी का फॉर्मेट है, मुझे लगता है। संजय सरकार, हमें मत सिखाइए कि हमें कैसे काम करना है, हम सबको रोकते हैं। प्रियंका जी को भी रोका गया, इसलिए नहीं मत सिखाइए, अपना काम सीख लीजिए और अपना जवाब देने का तरीका सीख लीजिए, ठीक है ना? ठीक है, आपको पहले बहुत समय मिल चुका है। विकास किसका दफ्तर से मिला है?
जबलपुर ठीक है, आप बोलते रहिए, सर्टिफिकेट बांटते रहिए, आपके सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। संजय, आपको एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, आप अपने बात को एक्सप्लेन कीजिए। सामने जो यहाँ बैठे इन्होंने बदतमीजी करी, मेरे बीच में ये बोले जबकि मेरे बोलने का समय था, मगर इन्होंने अपनी जाहिलियत दिखाई उस समय। तुमसे मत सिखाओ। अरे तुमको पार्टी का जो प्रवक्ता है ना, वो बोलता है गोबर को कोहिनूर हीरा से भी कीमती है। अरे तुमको पार्टी का जो दिलीप घोष अध्यक्ष है ना, वो बोलता है गाय का दूध से सोना मिलता है। देखिए ठीक है, संजय सरकार थोड़ा पानी पीजिए, संजय सरकार थोड़ा पानी पीजिए, डिहाइड्रेट होगा आपका शरीर। नहीं, प्रियंका जी ये गलत है इस तरीके। प्रियंका जी नहीं, एक मिनट रुक जाइए, दोनों लोग की आवाज डाउन करिए, किसी के लिए गलत बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। प्रियंका जी, कम से कम इस तरीके की भाषा आप तो स्वयं रखती है, इस तरीके की दुर्भावना तो मन में मत रखिए कि किसी को बददुआ निकले, इस तरीके की बातें नहीं प्लीज। नेशनल टेलीविजन है और इस बात का मान सभी को रखना चाहिए। एक मिनट, विकास, टीएमसी के नेता ये दावा ठोक कर कहते थे एक बार ममता बनर्जी शपथ ले लें, पश्चिम बंगाल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिंसा रुक जाएगी। क्या हिंसा रुकी? फिर उसके बाद जिस तरीके से केसेस हो रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है जो जितना आपने पश्चिम बंगाल की सियासत को समझा है, ये बदलापुर की स्थिति है, एक पॉलिटिकल वेंडिटा के तहत इस तरीके के मुकदमे किए जा रहे हैं? चुनाव के पहले इस बदलापुर की पटकथा को लिख दी गई थी। एक रिपोर्टर की नाते अगर मैं बोलूं, और जो वहां पर मैंने अनुभव किया और बड़े लंबे समय तक मैं वहां रहा, चुनाव के बहुत पहले जो राजनीतिक विरोधियों के दमन की जो एक प्रक्रिया वहां पर शुरू हुई, वो लगातार जारी है। चुनाव के दरमियान थोड़ा वो कम इसलिए हुआ कि वो केंद्रीय बल के लोग तैनात थे और बहुत कुछ केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के हाथ में था और वहाँ लोग कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे, लेकिन जहाँ वो करना चाहते थे वहाँ कर ही लेते थे। खासतौर पर गाँव और दूर दराज के इलाकों में तो हिंसा कभी थमी ही नहीं। और चुनाव के बाद कैसी हिंसा होगी, किन किन गांवों को उजाड़ देना है, कितने लोगों को भगा देना है, किन किन लोगों की हत्या कर देनी है, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने वहां अनुभव किया 3 महीने रह करके, लगा कि बिल्कुल पहले से तैयार है। इसमें कहीं अब कोई न कुछ जोड़ा जा रहा है न कुछ घटाया जा रहा है, क्योंकि वो राजनीतिक प्रतिशोध का एक इतिहास वहां पर आएगा। सीपीएम के जमाने से अगर देखें तो सीपीएम की जब सरकार थी, वामपंथी लोग वहां थे, तब भी वहां पर इस तरह की घटनाएं होती थी। पश्चिम बंगाल के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो अब कुछ बहुत ही ज्यादा है, जो शर्मनाक भी है और खतरनाक भी है इस देश के जनतंत्र के लिए और देश की व्यवस्था के लिए। क्योंकि वहां जो दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। जिस संविधान की वो खुद कई बार दुहाई देती है, उसी संविधान और उसी कानून व्यवस्था को वो नहीं मानती है और वहां हिंसा लगातार बढ़ती चली जा रही है और टारगेट करके लोगों को मारा जा रहा है और गांवों को उजाड़ दिया जा रहा है। दर्जनों गांव उजाड़ दिए गए हैं, सैकड़ों लोगों के घर जला दिए गए हैं, लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार। मेरा निजी अनुभव है कि बार्निया एक जगह है नादिया जिले में, जहां मेरे सामने आकर के लोगों को धमकाया गया और कहा गया कि यह संवादिक क्या कर लेगा। बांग्ला में पत्रकार को संवादिक कहते, कहा यह संवादिक क्या कर लेगा। कहा कि चुनाव एक बार हो जाने दो, उसके बाद देखो कि तुम्हारे साथ में क्या हम लोग करते हैं। और दूर खड़ी महिलाएं कह रही थी, बांग्ला में बोल रही थी, जिसका अर्थ था कि तुम्हारे साथ बलात्कार होगा। तो इस तरह की चीजों को तो हम लोगों ने ग्राउंड पर अनुभव करके देखा है, वहां कान से सुना है, आंख से देखा है, लोगों के मुंह से बातें सुनी है। ये तैयारी पहले से थी। जो कुछ अभी हो रहा है, मुझे तो आश्चर्य है कि अभी कम हो रहा है, अभी आगे और भी होगा बंगाल में। नाम बताइए, कौन कौन बोला, कौन से थाना के अंदर पड़ता है, कौन से गांव है? आपकी सरकार है, जांच करा लीजिए। मैं पत्रकार हूं, मैं आपका मुखबिर नहीं हूं। 24 घंटे के अंदर उसका अरेस्ट मैं कर रहा हूं, मैं पत्रकार हूं, आपकी सरकार है, आप जांच करा लीजिए। मैं टीएमसी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, ना कि आपकी सरकार का मुखबिर हूं। आप बार्निया गांव का नाम बता रहा हूं, घोषपाड़ा, नादिया डिस्ट्रिक्ट, तिहट्टो ब्लॉक, जाकर के चेक कराइए। हम आपको लेकर जाएंगे। अगर 24 घंटे के अंदर वो व्यक्ति को अरेस्ट नहीं हुआ, ठीक, नहीं, जगह का नाम सुनिए संजय सरकार, सुनिए संजय सरकार, जगह का नाम आपको विकास ने बताया और आप नाम पूछ रहे हैं ना, और देख लेने की धमकी की बात। सुनिए एनके सिंह सर भी हमारे साथ हैं, उनको भी अच्छे तरीके से याद होगा। 1 मिनट सुनिए संजय सरकार, सुनिए पहले। चुनाव के पहले जय श्री राम के जब नारे लग रहे थे अलग अलग जगहों पर, तो आपकी सबसे बड़ी नेता ममता बनर्जी ने ही कहा था केंद्रीय वाहिनियों को चले जाने दीजिए, आपको यहीं पर रहना है, देख लिया जाएगा। ये धमकी दी थी कि नहीं ममता बनर्जी ने? श्री राम के तौर पे कुछ बोला नहीं, धमकी दी थी कि नहीं दी थी? धमकी दी थी कि नहीं दी थी? धमकी दी थी कि नहीं दी थी? देख लेने की धमकी दी थी कि नहीं ममता बनर्जी ने? कहीं ऐसे धमकी, आप क्लिप दिखाइए, आप क्लिप दिखाइए। क्लिप हजारों बार चैनलों पर चला है, हजारों बार चैनलों पर चला है। एनके सिंह सर, ममता बनर्जी ने तब कहा था कि नहीं कि बाद में देख लिया जाएगा। हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं, जाकर यूट्यूब पर डालिए। ठीक है, बिल्कुल एनके सिंह सर।
बिल्कुल कहा था, मुझे वो याद है, वो स्पीच याद है, वो भाषण याद है। ममता बनर्जी ने ये बात कही थी और उसको बाद में कहा गया कि नहीं नहीं उसका मतलब है कि लेकिन हम आप साथ रहेंगे, ये उसका मतलब है। लेकिन वो उस समय ये मैसेज था और आज भी हम कह रहे हैं। संजय इतना जोर से चीख रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, इस समय उनको पूरे, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। हर जो आरोप लगेगा वो राज्य सरकार पे लगेगा, इसलिए इस समय लेकिन इस समय आपको जवाब देना है, आपको ऑफेंसिव नहीं होना है। अरे संजय सरकार, ये जो कैन यू प्रूव मी 10 बार बोले ना इतनी देर में मोबाइल पर, सुनिए अरे सुनिए संजय सरकार सुनिए, अनलिमिटेड टाइम नहीं होता है चैनल पर जब आप बैठते हैं। जितनी बार आपने 10 बार कैन यू प्रूव मी चिल्लाए ना, गूगल पर डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा। संजय सरकार आपको मिल जाएगा, गूगल पर डाल दीजिए। मोबाइल चलाते होंगे आप? नहीं आप दिखाइए, आप बोल रहे चैनल में। नहीं, आपको ये डाउट है ना था, आपकी रेपुटेशन, आपके पार्टी की रेपुटेशन खराब हो रही है पूरे देश भर में, और ये आपके लिए बहुत महंगा पड़ने जा रहा है आने वाले दिनों में। कुछ नहीं महंगा हम मेरे लिए नहीं पड़ने जा रहा है, मोदी जी के लिए। वो 24 के अंदर वो उठ के चल जा रहा है। बहुत सारे आदमी को देखिए, भारतीय जनता 24 आते 10 विधायक भी नहीं रहेंगे। 40 विधायक और 9 सांसद मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, कभी भी मेरे पार्टी में जुड़ते हैं। मेरे को तो भारतीय जनता पार्टी को 24 आते हैं, 10 विधायक नहीं दिखाई देंगे। अच्छा, मतलब धमकी देकर इतने लोगों को, संजय सरकार धमकी देकर इतने लोगों को आप साथ कर रहे हैं। आप चुनाव जीते इसका कोई मतलब नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब है, कॉन्स्टिट्यूशनली फेल हो रहे हैं, तो ये प्रेसिडेंट रूल के लिए फिटेस्ट ग्राउंड बनेगा। इसलिए आप इससे डरिए, इससे बचने की कोशिश कीजिए। कैन यू टेल मी दैट कहां आपको बोमा मिला है? पार्टी ऑफिस, दिस इज पार्टी। देखिए, जहां पर हाई कोर्ट खुद कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, पॉलिटिकल पोस्ट वायलेंस हुआ है, लोगों को घर पहुंचाया जाएगा, तब देखिए और उसको ये झुटला रहे हैं यहाँ टीवी पर बैठ करके। मगर पूरे पश्चिम बंगाल ने देखा हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया। अगर पोस्ट पोल वायलेंस हुई ही नहीं थी तो कोर्ट ने ऑर्डर क्यों दिया? और अब क्यों जो है इनकी पुलिस हर एक पुलिस स्टेशन की जो है वो घर तक लोगों को पहुंचा रही है। जब अगर लोग घर से बेघर हुए ही नहीं थे तो घर किसको पहुंचाया जा रहा है? सब कुछ रिटर्न में है, एफिडेविट के माध्यम से हाईकोर्ट में है। इसीलिए हाईकोर्ट ने जो है ये ऑर्डर बनाया और 3 लोगों की कमेटी यहाँ पर गठित की गई, जिसमें स्टेट लॉ कमीशन है, जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जिसमें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को बनाया गया। और ये लोग जो है अब पॉलिटिकल पोस्ट वायलेंस के जो लोग घर से बेघर हो गए थे उनको घर घर पहुंचा रहे हैं। तो इनकी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? अगर मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही तो इनको सरकार में रहने का अधिकार नहीं। अगर ये लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो इनको सरकार में रहने का अधिकार नहीं। मैं कहती हूँ वायलेंस तो होगा जब किसी राज्य की मुख्यमंत्री चुनाव के दौरान बोलती है कि जब एक बार सेंटर यहाँ से चला जाएगा फिर हम देखते हैं आपके साथ क्या होता है। जब वो खुद कहती है कि केंद्र वाहिनी को घेर लिया जाए, तब ऐसे राज्य में अराजकता नहीं फैलेगी तो क्या होगा? मैं पूछती हूँ, शुभेंदु अधिकारी कल तक बहुत अच्छे थे, मंत्री पद पर बना के रखा था, आज चोर हो गए। तो मैं ये भी पूछती हूँ कि ये FIR फाइल करने में इतना समय क्यों लगा? अगर सामान चोरी हुआ था, आपसी लड़ाई नहीं, आपसी लड़ाई अवॉइड करिए आप लोग, आपसी लड़ाई अवॉइड करिए। विकास, एक मिनट रुक जाइए, मुझे अपने रिपोर्टर के पास भी जाने दीजिए। 1 मिनट रुक जाइए। अरे संजय सरकार, एक सवाल का आपने सीधे से जवाब नहीं दिया और जब प्रियंका जी बोलना शुरू करती हैं आप बीच में टपक करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, विकास के पास जाने दीजिए। विकास, आपने 10 बातें गिनाई, कुछ बातों को मैंने भी गिनाया। नेताओं की फहरिस्त मिल जाएगी जिन्होंने चुनाव के दौरान देख लेने की धमकी दी थी बाद में। देखें, अगर बात की जाए अगर टीएमसी की राजनीति की तो वहाँ जो मैं था और अभी तक की बात अगर की जाए तो टीएमसी का शायद ही कोई नेता हो जो धमकी भरे लहजे में बयान न दिया हो, जो धमकी भरे लहजे में बोलता न हो, देख लेने की बात न करता हो। यानी शुरू से लेकर अब तक तो टीएमसी की तरफ से इस तरीके का बयान आए। बहुत ही कम उनके ऐसे नेता हुए कि जो सधे हुए एक राजनीतिक नेता के तौर पर उनके बयान आए या किसी राजनीतिक मुद्दे पर उन्होंने बहुत ही संतुलित होकर के बात किया हो। हालांकि वहाँ पर बीजेपी के जो ठीक
ठीक है, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। संजय सरकार, दिलीप घोष ने जो बोला वो गलत बोला था, और जिस दिन उन्होंने बोला था उसका भी विरोध हुआ था, और उस पर भी हमने सवाल उठाए थे। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपके नेताओं को लाइसेंस मिल जाता है कि वो जो मन में आए बोले, लोगों को धमकियां दें। इसका ये कतई मतलब नहीं होता है, इसका ये कतई मतलब नहीं होता है। आप लोगों को अगर ये लगता है कि बीजेपी खराब पार्टी है, वो लोगों के बारे में नहीं सोचती है, तो आप लोगों को खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बीजेपी के रास्ते पर चलकर उनसे ज्यादा खुद को खराब बना देना चाहिए।